नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो महाराणा संग्राम सिंह के विषय में है। इसके पहले कि मैं चर्चा आरंभ करूं, आपसे मेरा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बाद में जब वीडियो सुन लें तो उसके बाद अपने कमेंट्स भी अवश्य दें। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। महाराणा संग्राम सिंह के बारे में जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो निश्चित रूप से जानते हैं। बाबर के साथ टक्कर लेने वालों में या युद्ध करने वालों में महाराणा संग्राम सिंह का स्थान सर्वोपरि है। प्रायः पाठ्य पुस्तकों में केवल एक दो पैराग्राफ में खानवा का युद्ध के नाम से ये टॉपिक आ जाता है, लेकिन संग्राम सिंह मेवाड़ के उस परिवार से थे जिसमें एक से एक अप्रतिम योद्धा उत्पन्न हुए थे। वो चाहे राणा कुंभा हो, चाहे महाराणा संग्राम सिंह है ये, या इसके बाद आगे चल के राणा प्रताप हुए, राणा अमर सिंह हुए। तो इसलिए इनके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। महाराणा सांगा का जन्म 24 मार्च 1481 ईस्वी को हुआ था और कहीं कहीं आपको तिथियों में थोड़ा सा अंतर भी दिखाई पड़ेगा। कहीं 82 लिखा रहता है, कहीं 81 लिखा रहता है। तो जो राजस्थान के इतिहास में की पुस्तकों में जो मिलता है वो 1481 मिलता है बहुत जगहों पे, तो इसलिए हम इसे ही मान लेते हैं। मेवाड़ के जितने भी शासक हुए उनमें अगर आप देखें तो राणा सांगा सर्वाधिक प्रतापी शासकों में उनकी गिनती होती है और अपने समय के वो सबसे पराक्रमी राजपूत योद्धा माने जाते थे। राणा सांगा के पिता रायमल की 111 रानियों से 13 पुत्र और 2 पुत्रियां उत्पन्न हुई। इनमें पृथ्वीराज सबसे बड़े और राणा सांगा तीसरे पुत्र थे। पृथ्वीराज और राणा सांगा ये दोनों सगे भाई थे। रायमल ने अपने जीवन काल में अपना उत्तराधिकारी निश्चित नहीं किया था, इसलिए उसके महत्वाकांक्षी पुत्र और उसके चचेरे भाई भी राजगद्दी पर अधिकार करने का स्वप्न देख रहे थे। तो प्रायः हिंदू शासकों के यहाँ ऐसा देखा जाता है कि ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है और इस तरह के उत्तराधिकार के झगड़े बहुत कम देखने को मिलते हैं राजपूत शासकों में खास तौर पे। लेकिन यहाँ मेवाड़ में इस तरह के झगड़े हुए हैं। आप राणा प्रताप के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उन्हें भी गद्दी पे आने के लिए कुछ संघर्ष करना पड़ा था। तो आइए हम थोड़ा सा उत्तराधिकार का जो युद्ध था उसके बारे में जान लेते हैं। रायमल ने कुंभलगढ़ का शासन अपने ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीराज को सौंप दिया। राणा सांगा भी चाहते थे कि उन्हें गद्दी मिले, वो भी सिंहासन पर बैठने के इच्छुक थे, लेकिन पृथ्वीराज और जयमल के रहते हुए राणा सांगा का सपना सच नहीं हो सकता था। रायमल का चाचा सारंग देव और उसका चचेरा भाई सूरजमल आदि भी गद्दी के दावेदार थे, जैसे हमने पहले कहा। अतः उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर सांगा और पृथ्वीराज में झगड़ा प्रारंभ हुआ, जिसमें सांगा की एक आंख चली गई। संघर्ष में सांगा जान बचा करके भागा और पृथ्वीराज को रायमल ने देश से निकाल दिया। कुछ समय बाद पृथ्वीराज को वापस बुलाया गया और राजनीतिक कुचक्रों का एक लंबा दौर चला। कुचक्रों के कारण कुछ समय बाद जयमल और पृथ्वीराज मारे गए। उसका एक इतिहास है लंबा, राजस्थान के इतिहास की पुस्तकों में ये पूरे राजनीतिक कुचक्र के विषय में विस्तार से मिलता है, लेकिन यहाँ हम केवल इतना ही समझ लें कि इसका जो परिणाम था वो क्या हुआ।
तो परिणाम यही हुआ कि जयमल और पृथ्वीराज मारे गए। जयमल बदनौर के शासक की पुत्री ताराबाई को पाने के चक्कर में मारा गया और पृथ्वीराज को उसके बहनोई ने भोजन में जहर देकर मार डाला। इसके बाद राणा सांगा को महाराज कुमार के पद पर आसीन किया गया, क्योंकि अब उनका रास्ता जो है वो साफ हो गया था, निष्कंटक हो गया था। तो 1503 में रायमल की मृत्यु के बाद महाराणा संग्राम सिंह के नाम से वो गद्दी पर बैठा। तो कोई भी शासक जब गद्दी पर आता है तो उसके सामने निश्चित रूप से कुछ प्रारंभिक कठिनाइयां होती हैं। राणा सांगा भी इससे अछूते नहीं थे। राणा सांगा के समक्ष भी कुछ प्रारंभिक कठिनाइयां थीं। गद्दी पर बैठने के बाद राणा सांगा को आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के शत्रुओं से जूझना पड़ा, उनका सामना करना पड़ा। राणा सांगा को मेवाड़ और हड़ौती के शासकों को फिर से मेवाड़ के अधीन ले आना था, और क्योंकि वो मेवाड़ के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे तो इसलिए उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करना बहुत आवश्यक था। मेवाड़ से मतलब ये है कि मेवाड़ के शासक तो ये थे ही, लेकिन बहुत सारे जो सामंत वगैरह थे, बहुत सारे जागीरदार वगैरह थे, तो वो भी षड्यंत्र रचते रहते थे। क्योंकि जब उत्तराधिकार का युद्ध होता है कहीं पे, तो उत्तराधिकार के युद्ध में जो दरबारी लोग होते हैं वो किसी न किसी एक का पक्ष लेते हैं। तो इसलिए राणा सांगा के सामने ये कठिनाई भी थी कि उनके जो विरोधी पक्ष के लोग थे उनके साथ जो सरदार वगैरह थे उनके ऊपर भी उनको नियंत्रण पाना था। उसके बाद दिल्ली, मालवा और गुजरात के आक्रमणों का सामना भी करना था। दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी राजस्थान में अपना प्रभाव जमाना चाहता था, क्योंकि दिल्ली के ऊपर शासन करने वाले जितने भी शासक हुए वो सब राजस्थान पे अपना प्रभाव रखते थे, चाहे अलाउद्दीन खिलजी हों, चाहे उसके पहले इल्तुतमिश वगैरह हों। तो मालवा और गुजरात मेवाड़ के परंपरागत शत्रु थे, और इस प्रकार राणा सांगा के सामने हम ये देखते हैं कि अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ थी। पहले घर को दुरुस्त करना था, बाहर के लोगों से भी लोहा लेना था। आइए हम प्रारंभिक विजयों की बात करते हैं राणा सांगा की। तो राणा सांगा ने सबसे पहले मेवाड़ की सीमाओं की सुरक्षा की ओर ध्यान दिया, क्योंकि जब तक सीमाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी तब तक निरंतर बाह्य आक्रमण का खतरा बना रहेगा। करणचंद पवार को अजमेर, पर्वतसर, मांडल, फूलिया, बनेड़ा आदि के परगने जागीर में देकर अपने उत्तरी पूर्वी सीमा को सबसे पहले राणा सांगा ने सुरक्षित किया, और दक्षिण और पश्चिम की सीमाओं की सुरक्षा के लिए उसने मारवाड़, सिरोही और बगड़ के शासकों से मित्रता की, और ईडर में अपने सहयोगी रायमल को सिंहासन पर बिठाया। तो इस तरह से चारों तरफ से अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया, और सीमाओं को सुरक्षित करके उसने अपना विजय अभियान प्रारंभ किया। तो विजय अभियान राणा सांगा का जो प्रारंभ हुआ उसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि विभिन्न राज्यों के साथ उसके संबंध क्या थे। अब जैसे मालवा और राणा सांगा के संबंध, तो अभी हमने पहले भी कहा था मालवा और मेवाड़ एक दूसरे के परंपरागत शत्रु थे, तथा इनके बीच शत्रुता के कई कारण थे। मेवाड़ के शासक हिंदू थे, जबकि मालवा के शासक मुसलमान थे। साम्राज्य विस्तार के प्रश्न को लेकर दोनों में संघर्ष होता रहता था, क्योंकि दोनों ही अपने साम्राज्य विस्तार का प्रयास करते थे, तो कहीं ना कहीं तो टकराएंगे। तीसरे, मालवा के उत्तराधिकार का युद्ध भी इस संघर्ष का एक कारण बना। मालवा के सुल्तान महमूद द्वितीय को गद्दी पर बैठाने में मेदिनी राय नामक एक राजपूत का हाथ था। महमूद ने मेदिनी राय का काफ़ी सम्मान किया और उसे सेनापति के पद पर प्रतिष्ठित किया, और उसे साथ ही साथ राज्य के जो बहुत सारे दायित्व और अधिकार थे वो उसने मेदिनी राय को सौंप दिए, और स्वयं एक तरह से निश्चिंत हो गया। लेकिन ये बात महमूद द्वितीय के जो दूसरे दरबारी थे, खास करके मुसलमान दरबारी जो थे, वो उनका रास नहीं आया कि एक राजपूत को इतने ज़्यादा अधिकार सौंप दिए जाएं, इतने ज़्यादा दायित्व सौंप दिए जाएं, और वो उसको इतना ज़्यादा प्रभावशाली बना दिया। तो महमूद के दरबारियों ने मेदिनी राय के विरुद्ध षड्यंत्र रचना प्रारंभ किया,
और महमूद द्वितीय को उन्होंने अ, उकसाया, उसके विरुद्ध उसके कान भरे, उसके विरुद्ध भड़काया। तो महमूद द्वितीय उनके बहकावे में आ गया, उनके उकसावे में आ गया, और उसने मेदिनी राय की हत्या का षड्यंत्र रचा, किंतु षड्यंत्र असफल होने पर वह गुजरात भाग गया। तो वह गुजरात के सुल्तान की सहायता से मांडू पर अधिकार करना चाहता था। दूसरी ओर मेदिनी राय ने भी महाराणा सांगा की सहायता ली और हिंदू होने के कारण उसका पक्ष ले रहा था। तो मेवाड़ और मालवा के युद्ध में मालवा की भयानक पराजय हुई और महमूद द्वितीय के अनेकों सेनापति मारे गए और स्वयं वह भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन राणा सांगा ने उसका आधा राज्य वापस लेकर के उसे छोड़ दिया। तो इस विजय से एक फ़ायदा तो ये हुआ कि एक तो राणा की कीर्ति और यश में तो वृद्धि हुई ही एक योद्धा के रूप में। अब जैसे भी राणा सांगा को ये कहा जाता था कि वो 100 युद्धों का योद्धा था, और उसने एक राणा सांगा ने 100 युद्ध लड़े थे और ये युद्ध भी नहीं हारा था वो, तो महान विजेता के रूप में उसकी प्रतिष्ठा तो बढ़ी ही, साथ ही साथ उसे आर्थिक लाभ भी हुआ और कई आर्थिक दृष्टि से संपन्न जो क्षेत्र थे, प्रदेश थे, वो उसे प्राप्त हुए और उसके साम्राज्य का विस्तार भी हुआ। तो राणा की प्रतिष्ठा में 4 चांद लग गए, आप कह लीजिए। उसकी प्रतिष्ठा में काफ़ी वृद्धि हुई। अब आइए बात करते हैं राणा सांगा के गुजरात के साथ संबंधों की। गुजरात में भी और मेवाड़ में, गुजरात में और मेवाड़ में आपस में शत्रुता चली आ रही थी काफ़ी पहले से, क्योंकि पड़ोसी थे दोनों। और जब दोनों राज्य विस्तार करते थे तो राज्य विस्तार के दौरान कहीं ना कहीं आपस में उनमें टक्कर होती रहती थी। विभिन्न जो आसपास के क्षेत्र थे उनको लेकर के, उस गुजरात भी अधिकार करना चाहता था उन पे, मेवाड़ भी अधिकार करना चाहता था। तो इस तरह से उनके संबंध जो थे वो तनावपूर्ण रहा करते थे। राज्य विस्तार को लेकर दोनों ही एक दूसरे के प्रदेशों पर अधिकार करना चाहते थे, इसलिए उनमें शत्रुता होना स्वाभाविक था। नागौर की मुसलमान रियासत को जब से राणा सांगा ने जीता था, तभी से गुजरात के सुल्तान इसे स्वतंत्र कराने में लगे थे। इसके अलावा गुजरात के सुल्तान ने मेदिनी राय के विरुद्ध महमूद द्वितीय की सहायता की थी। इससे मेवाड़ और गुजरात के बीच शत्रुता और बढ़ गई, क्योंकि शत्रु का शत्रु जो है वो शत्रु का मित्र भी शत्रु होता है। तो शत्रुता का एक अन्य कारण ईडर का राठौर राज्य था, जो मेवाड़ के दक्षिण पश्चिम में सिरोही और डूंगरपुर के बीच में स्थित था। तो यह राज्य मेवाड़ की सीमा पर था, अतः राणा सांगा ने उत्तराधिकार के मामले में हस्तक्षेप करके रायमल को वहाँ का शासक बनाया था। तो रायमल के विरोधी गुजरात के सुल्तान की सहायता से भारमल को ईडर की गद्दी पर बिठाने में सफल हुए। तो यह राणा के लिए सम्मान का प्रश्न बन गया, प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया, और 1518 में राणा सांगा ने एक ही दिन में ईडर पे बहुत तेज आक्रमण किया और एक ही दिन में उसे विजित कर लिया। उसके बाद उन्होंने बड़नगर, वीटनगर तथा गुजरात के अन्य प्रदेशों पर हमला करके लूटमार की और 1520 में गुजरात के सुल्तान ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, किंतु विजय किसी पक्ष को नहीं। 1524 में राणा ने गुजरात के सुल्तान के लड़के बहादुर खां को अपने यहाँ शरण दी और राणा की मां ने उसे अपने बेटे की तरह रखा। बाद में सांगा ने गुजरात के विरुद्ध एक सफल अभियान किया और वहाँ से लूटपाट की उन्होंने काफ़ी, और वहाँ लूटपाट करने के बाद उन्हें काफ़ी धन प्राप्त हुआ। अब राणा और इब्राहिम लोदी के बीच संबंधों की बात करते हैं। जैसा आपको पता है, इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान था उस समय, लोदी वंश का तीसरा और अंतिम शासक था। राणा सांगा का वो बहुत ही प्रबल शत्रु था, मालवा और गुजरात के बाद तीसरा प्रबल शत्रु था। और इब्राहिम लोदी पूरे उत्तर भारत पे अधिकार करना चाहता था, वो भी बहुत महत्वाकांक्षी था और इसके लिए
ये आवश्यक था कि मेवाड़ जैसे ताकतवर राज्य पे अधिकार कर लिया जाए, क्योंकि मेवाड़ जैसे ताकतवर राज्य पे अधिकार करने का अर्थ यह था कि दूसरे राज्य जो है डर के मारे स्वयं आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो राणा सांगा भी अपने राज्य का विस्तार कर रहा था और उत्तर में बयाना तक वह राज्य का विस्तार कर चुका था। अब दिल्ली और आगरा के इतने नज़दीक एक हिंदू राज्य का होना सुल्तान इब्राहिम लोदी के लिए खतरे की घंटी थी, उसके लिए एक चुनौती थी। इन कारणों से दोनों के बीच युद्ध हुआ और तो खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को राणा ने पराजित कर दिया और खतौली की हार का बदला लेने के लिए कुछ समय बाद इब्राहिम लोदी ने दोबारा आक्रमण किया। इस बार भी वो पराजित हुआ और राणा सांगा की प्रतिष्ठा में, चूंकि उसने दिल्ली के सुल्तान को हराया था, तो इसलिए उसकी प्रतिष्ठा में अत्यधिक वृद्धि हुई और उसे राजस्थान का सूर्य कहा जाने लगा। अब आइए उस प्रसिद्ध युद्ध की ओर चलते हैं जिसने राजपूताना के भाग्य का निर्णय कर दिया। अब पूताना ही नहीं, बल्कि आप ये कह दीजिए जिसने भारत के भाग्य का निर्णय कर दिया। कि बहुत सारे इतिहासकार जो है पानीपत के युद्ध को ये नहीं मानते कि उसने भारत के में मुगल साम्राज्य की स्थापना की नींव रखी। वास्तव में राणा सांगा को हराना बाबर की ज़्यादा बड़ी विजय थी। तो राणा सांगा और बाबर के बीच में जो युद्ध हुआ खानवा के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध था। इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता प्राप्त करके राणा सांगा राजस्थान का प्रमुख शासक बन गया था और बाबर भी राज्य विस्तार में लगा हुआ था और भारत में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता के बजाय अब सफलता पढ़ें इसको, वो गलत टाइप हो गया है। तो सफलता प्राप्त करने के बाद राणा सांगा की प्रतिष्ठा में काफ़ी वृद्धि हुई थी। बाबर भी राज्य विस्तार में लगा हुआ था। भारत में उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर ली थी और बाबर ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था और ऐसी स्थिति में उत्तर भारत पर राज्य विस्तार के प्रश्न को लेकर दोनों में संघर्ष अनिवार्य हो गया था। तो दोनों के बीच संघर्ष के कई कारण थे। पहला कारण यह था कि बाबर ने राणा सांगा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया था। बाबरनामा का अध्ययन करें तो उसके अनुसार जब बाबर काबुल में था तो राणा सांगा से उसका समझौता हुआ था कि बाबर उत्तर की ओर से और राणा सांगा आगरा की तरफ से इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेंगे, किंतु राणा सांगा ने अपना वादा पूरा नहीं किया। राणा सांगा ने बाबर पर आरोप लगाया कि उसने कालपी धौलपुर और बयाना राणा सांगा को नहीं सौंपा। दोनों के बीच शत्रुता का एक अन्य कारण राजपूत अफगान गठबंधन भी था। इब्राहिम लोदी की पराजय के बाद बहुत सारे अफगान सरदार राणा सांगा से मिल गए थे, क्योंकि इब्राहिम लोदी पराजित हो गया था तो वो तितर बितर हो गए। कुछ गुजरात की तरफ चले गए, कुछ बंगाल चले गए, कुछ और दूसरे राज्यों में चले गए। तो कुछ ने राणा सांगा से मित्रता करनी उचित समझी। बाबर दिल्ली पर पूरा अधिकार करके अफगानों की शक्ति का अंत करना चाहता था। दोनों के बीच संघर्ष का एक अन्य कारण, जो कि डॉक्टर GN शर्मा या गोपीनाथ शर्मा बताते हैं, वो ये था कि दोनों की भिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधाराएं थीं। दोनों ने युद्ध की तैयारी प्रारंभ की। तो 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध प्रारंभ हुआ। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं युद्ध के, वो आप पुस्तकों में पढ़ सकते हैं। यह युद्ध बहुत कम समय में ही समाप्त हो गया। राणा सांगा के पास ऐसा कहा जाता है कि 80,000 सिपाही थे, तो बाबर के पास 40,000 सैनिक थे। खानवा के युद्ध में राजपूतों का पलड़ा भारी था, उसके बावजूद राजपूत योद्धा बहादुरी से लड़ने के बाद भी तोपों का सामना नहीं कर सके और हार गए। तो राणा सांगा को भी एक तीर लग गया, वो भी घायल हो गया और उसे युद्ध क्षेत्र से हटना पड़ा। इससे राजपूतों के हौसले पस्त हो गए और बाबर हारते हारते भी जीत गया। राणा सांगा के अनेक साथी मारे गए। एक वर्ष बाद 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा का भी देहावसान हो गया। तो इस तरह से राजपूताने में एक युग का अंत हो गया। एक बहादुरी के युग का, वीरता के युग का अंत हो गया।
तो खानवा के युद्ध के परिणामों पर चर्चा करें मित्रों। खानवा के युद्ध में राजपूतों की हार और राणा सांगा की कुछ समय बाद होने वाली मृत्यु के साथ साथ राजपूतों की एकता भी समाप्त हो गई। मेवाड़ के राणा कुंभा और राणा सांगा के कारण मेवाड़ का सम्मान और प्रतिष्ठा पूरे राजस्थान में व्याप्त हो रही थी। राजस्थान के अन्य हिंदू राजा भी मेवाड़ के झंडे के नीचे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। खानवा की पराजय से मेवाड़ का महत्व बहुत घट गया और राजपूतों का राजनीतिक गठबंधन सदैव के लिए समाप्त हो गया। अब एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है, अक्सर कहते हैं कि राणा सांगा ने ही बाबर को निमंत्रित किया था। तो क्या राणा सांगा ने बाबर को नियंत्रित किया था? अब एक विवाद का विषय है। अगर आप राजपूताना के इतिहासकारों की बात करें तो वो इस बात को नहीं मानते हैं, लेकिन बहुत सारे दूसरे इतिहासकार जो हैं वो जो मध्यकाल का इतिहास लिखते हैं, वो उनका ये कहना है कि राणा ने बाबर को आमंत्रित किया था। खैर जो कुछ भी हो, यदि इस बात में सच्चाई है तो ये राणा सांगा की बहुत बड़ी भूल थी। यह भूल उसे बहुत महंगी पड़ी। यह भूल मेवाड़ के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए बहुत महंगी सिद्ध हुई और इसका जो परिणाम हुआ वो पूरे भारत के ऊपर पड़ा। मुगलों के राज्य विस्तार का रास्ता साफ हो गया इससे। क्यों? क्योंकि अब कोई प्रतिरोध करने वाला नहीं बचा, क्योंकि राणा सांगा की तरह मुगलों का सामना करने की क्षमता रखने वाला कोई शासक दूसरा नहीं बचा था। इस तरह के शासक बहुत कम थे। डॉक्टर रघुवीर सिंह ने अपनी पुस्तक पूर्व आधुनिक राजस्थान में लिखा है कि राणा सांगा की यह हार मेवाड़ तथा राजस्थान के लिए बहुत घातक सिद्ध हुई। अब राजस्थान की स्वतंत्रता तथा उसकी प्राचीन हिंदू संस्कृति को सफलतापूर्वक बचाए रख सकने वाला कोई भी नहीं बचा था। तो मुगल साम्राज्य के उदय के साथ साथ ही राजस्थान की स्वतंत्रता, राजनीतिक शक्ति, विद्या, कला इत्यादि का भी पतन होने लगा। खानवा का युद्ध मध्यकाल का एक निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ और इस युद्ध के उपरांत जो बेड़ी राजस्थान के पैर में पड़ी वह 15 अगस्त 1947 को भारत के अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्र किए जाने के बाद ही खुल सकी। यानी लंबे समय तक राजस्थान बेड़ियों में जकड़ा रहा। इस युद्ध ने बाबर के खानाबदोश जीवन का अंत कर दिया। उसने बादशाह की उपाधि धारण की। उसे भारत में पहला मुगल बादशाह होने का गौरव प्राप्त हुआ। मुगल साम्राज्य की नींव डालने वाला होने का गौरव प्राप्त हुआ। और आगे जितने भी युद्ध लड़े गए वो हम ये देखते हैं कि अगले 300 सालों तक जो भी युद्ध लड़े गए वो किसी साम्राज्य की स्थापना के लिए नहीं लड़े गए बल्कि साम्राज्य विस्तार के लिए लड़े गए। तो भारत के नेतृत्व की बागडोर राजपूतों के हाथ से निकल करके मुगलों के हाथ चली गई। अंत में हम लेनपूल के शब्दों में कह सकते हैं, उन्होंने ठीक ही लिखा है कि खानवा के युद्ध ने हिंदुओं के महान संगठन को कुचल दिया। तो धन्यवाद मित्रों आपका, आपने ध्यान से सुना। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक करें वीडियो को और अपने कमेंट्स वगैरह आप अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।